Welcome to my lecture, Doctor Synthesis. We are starting the lecture of sexual reproduction flowering plant. Sexual reproduction flowering plant is very important for the perspective of NEET because NEET में यहाँ से क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं और इसका वेटेज भी है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जो हम लोगों से नहीं लगता है। चलिए कुछ बेसिक बातें करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट पहला सबसे पहले जो फ्लावरिंग प्लांट अगर कोई इसको कंसिडरेशन किया जाएगा तो वो एंजियोस्पर्म होगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म ही एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर फ्लावर आता है, फ्रूट आता है और सीड का फॉर्मेशन होता है। सो फ्लावरिंग प्लांट को ही कंसिडर किया जाएगा एंजियोस्पर्म। हालांकि प्लांट किंगडम में हमने बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरीके के फाइलम किंगडम देखे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें तो हमने एल्गी से स्टार्ट किया, ब्रायोफाइटा पे आए, फिर टेरिडोफाइटा पे आए, फिर जिम्नोस्पर्म पे आए, उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एक इकलौता ऐसा पूरा का पूरा किंगडम है जिसके अंदर आपको फ्लावरिंग प्लांट देखने को मिलेगा, यानी कि उसके अंदर फ्लावर डेवलप हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ये देखा जाए कि क्या उसके अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, डेफिनेटली फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, डेफिनेटली सीड का फॉर्मेशन भी होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आप देखिए तो हमने ये बात तो कर ली कि फ्लावरिंग प्लांट को हम एंजियोस्पर्म प्लांट कंसिडर करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ एनसीईआरटी की बेसिक लाइन है जो आपको आनी चाहिए। पहली बात, फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का। क्यों फैसिनेटिंग ऑर्गन है? नंबर 1 देखिए, फ्लावर आर बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमन। फ्लावर सालों साल से ह्यूमन यूज करता है टू एक्सप्रेस करने के लिए लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस एंड ग्रीफ। ये तो बेसिक बात हो गई, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं। दूसरी बात, फ्लावर ऑर्नामेंटल में भी यूज होता है। ऑर्नामेंटल का मतलब सजावट में भी यूज होता है। सोशल रिलीजियस जगह पे भी फ्लावर का यूज होता है। कल्चरल वैल्यू भी फ्लावर का होता है, यानी कल्चरल वैल्यू, यानी कि फ्लावर कल्चरल वैल्यू में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगला पॉइंट, अगर आप किसी भी फ्लावर को देखोगे तो फ्लावर एक खास तरीके का नेक्टर यानी कि केमिकल प्रोड्यूस करता है और इसी नेक्टर से अट्रैक्ट होकर के इंसेक्ट आता है। इंसेक्ट नेक्टर का यूज करता है, नेक्टर को खाता है, बदले में वहां से पॉलन ग्रेन को वो ले जाता है और पॉलिनेशन करवाता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी पॉइंट है कि बीज जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं नेक्टर को फ्रॉम द फ्लावर, यानी कि हर फ्लावर, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स जो होते हैं वो नेक्टर को एज अ रिवार्ड रखते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, फ्लावर को एज ए डाई में भी यूज किया जा सकता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो फ्लावर से डाई निकालती और फिर एज ए उसको यूज करती है। सेंट और परफ्यूम भी इस फ्लावर से प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, ये आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है उसको बोला जाता है कैप्सुला। कैप्सुला जो होता है वो बहुत मोस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है। नंबर 1, बहुत इजीली अवेलेबल है। विंटर सीजन में ये आपको मिल जाएगा क्योंकि इजीली अवेलेबल है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। विंटर सीजन में देखने को मिलेगा और ये एक वीड होगा, एज ए वीड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अगली बात, अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं तो सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के रिजल्ट में क्या बनेगा। कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया तो उसके रिजल्ट में किस चीज का फॉर्मेशन होगा? उसके रिजल्ट में सीड का फॉर्मेशन होगा और फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। सीड का भी फॉर्मेशन होगा और फ्रूट का भी फॉर्मेशन होगा। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने जरूर क्लास 10 में ये पॉइंट पढ़ा होगा कि जो ओवेल होता है उससे सीड का फॉर्मेशन होता है और जो सीड होता है, यानी कि सीड जो होता है वो ओवल से फॉर्म होता है और फ्रूट जो होता है वो ओवरी से फॉर्म होता है। देखेंगे पूरी स्पेस की कैसे फ्रूट बनेगा, कैसे सीड बनेगा। एक दो कंडीशन मान के चलते हैं। अगर एक ऐसा प्लांट जिसकी पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार फ्रूट आता हो, उसको एक वर्ड दिया जाता है जिसको बोलते हैं मोनोकार्पिक। ये देखिए यहाँ पे मोनोकार्पिक लिखा हुआ है, तो इसके लिए इसका एक वर्ड यूज होगा जिसको बोले हैं मोनोकार्पिक। जैसे एग्जांपल में एनुअल प्लांट होते हैं, बाइनियल प्लांट होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने लाइफ साइकिल को एक
एक 1 ईयर में कंप्लीट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 2 ईयर में कंप्लीट करते हैं। मगर रिमेंबर वन थिंग कि एक चीज जो बड़ी कॉमन है वो ये है कि इनकी पूरी लाइफ साइकिल में, चाहे वो 1 साल की हो चाहे वो 2 साल की हो, सिर्फ एक ही बार फ्रूट आएगा। कंडीशन 2, फ्रूट जो होता है वो फॉर्म तो होगा पूरी 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 लाइफ में, वो फ्रूट फॉर्म होता रहेगा, यानी कि बार बार फ्रूट आएगा, गिरेगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद फिर से अगले सीजन में फिर आएगा, फिर ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो इसको बोला जाता है मोनोकार्पिक, इसको बोलते हैं पॉलीकार्पिक, इसको बोला जाता है पॉलीकार्पिक। और इसका एग्जाम्पल जो है यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल पेरिनियल, एग्जाम्पल हो गया इसका पेरिनियल, ये लिख सकते हैं हम। पेरिनियल का मतलब जिनकी लाइफ साइकिल 2 ईयर से ज्यादा हो, तो यहाँ पे ये पेरिनियल हो गया, ये यहाँ पे कंसिडर कर लिया पेरिनियल। ओके, चलिए अभी तक जो हमने वो डिस्कस किया है, क्या क्या चीजें हमने वो डिस्कस की है, हमने एक एक चीज डिस्कस की, क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की है। देखिए सर, हमने फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्मिक प्लांट कंसिडर किया हुआ। फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन है, क्यों? क्योंकि फ्लावर ह्यूमन यूज करता आ रहा है टू एक्सप्रेस इज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस एंड ग्रीफ, ये बड़ी बेसिक सी पॉइंट है। फ्लावर एज ए ऑर्नामेंटल यूज होता है, सोशल और रिलीजियस यूज होता है, कल्चरल वैल्यू होती है इनकी, कल्चर में भी जो हमारा जो कल्चर होता है उसमें भी फ्लावर को बड़ा यूज किया जाता है। बीज नेक्टर को कलेक्ट करता है और नेक्टर के साथ साथ में हमारा डिजायर जो पॉलिन ग्रेन होता है उसको भी लेके जाता है, और इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोला जाता है। आई रिपीट, पॉलिनेशन बोला जाता है। फ्लावर से डाई का फॉर्मेशन होता है, सैंड का फॉर्मेशन होता है और परफ्यूम का फॉर्मेशन भी होता है, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इससे इस चीज का फॉर्मेशन करवाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो हम यूज करते हैं वो है कैप्सेला शेफर्ड पर्स, जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है इसलिए इसका यूज करते हैं। ये पॉइंट आप याद रखें। अच्छा, उसके बाद विंटर सीजन में देखने को मिलता है और एज ए वीड आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रिजल्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे सीड का फॉर्मेशन होगा और फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और आपके पास दूसरी बात, हमने आपको 2 कंडीशन की बात की है। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक इस तरीके से एक प्लांट है और उस प्लांट पे एक फ्लावर है। इस फ्लावर में ये जो फ्लावर है ये अभी, इसका जो बड है ये भी क्लोज है। अगर ये बड क्लोज है उसके बाद ये आगे जा करके कुछ दिन के बाद ये बड जो होगी वो ओपन हो जाएगी। जो बड अभी कभी क्लोज है वो अभी आगे जा करके ओपन हो जाएगी। तो जो ओपनिंग ऑफ बड है, क्लोज्ड बड से ओपन बड यानी फ्लावर ओपन होने की जो प्रोसेस है उसको एंथेसिस बोला जाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो बड आपके सामने है वो क्लोज है और यहाँ पे आपकी बड जो होगी वो ओपन हो गई, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एंथेसिस। आई रिपीट, एंथेसिस बोला जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड इज कॉल्ड एंथेसिस। तो एंथेसिस वर्ड याद कर रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है। आई रिपीट, स्पोरोफाइटिक होती है। स्पोरोफाइटिक होने का मतलब क्या है कि डिप्लॉयड होती है उनकी प्लांट बॉडी, मोस्टली होती है वो डिप्लॉयड होती है। उनकी पूरी लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट स्टेज होगा वो ज्यादातर डिप्लॉयड होगा, स्पोरोफाइटिक होगा। इसमें जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो डिफरेंशिएटेड होगा, यानी कि आप क्लियरली इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये देख पाएंगे। क्या देख पाएंगे? आप देख पाएंगे रूट, स्टेम एंड लीफ, ये डिफरेंशिएटेड होगा। आप देख पाएंगे, देख के आप बता देंगे इस प्लांट को कि ये रूट है, ये स्टेम और ये लीफ है। मगर एंजियोस्पर्म जो आपका एल्गी है उसमें आप नहीं देख सकते थे, क्योंकि एल्गी में रूट, स्टेम, लीफ तो होता ही नहीं। रूट, स्टेम, लीफ आपका पाया नहीं जाता है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये चीज होती है। तो ये पॉइंट हो गया कि इसका प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइटिक है, ये डिफरेंशिएटेड होता है रूट, स्टेम और लीफ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, जो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें 2 टाइप के स्पोर पाए जाते हैं। आई रिपीट, 2 टाइप के स्पोर पाए जाते हैं। एक पहला स्पोर जो होगा उसको बोला जाएगा मेल स्पोर, और जो दूसरा वाला स्पोर होगा उसको बोला जाएगा फीमेल स्पोर। एक होगा मेल, एक होगा फीमेल स्पोर। मेल जो स्पोर होगा वो एज कंपेयर टू फीमेल स्पोर थोड़ा सा छोटा होगा, जिसको बोला जाएगा माइक्रोस्पोर। दिस इज नथिंग बट अ माइक्रोस्पोर। फीमेल जो स्पोर होगा वो एज कंपेयर टू मेल स्पोर थोड़ा सा बड़ा होगा, जिसको बोला जाएगा मेगा स्पोर।
तो उसके पूरी लाइफ साइकिल में दो तरीके के स्पोर्स होते हैं। एक मेगा स्पोर होता है जिसको हम फीमेल कंसीडर करते हैं, एक माइक्रो स्पोर होता है जिसको हम मेल कंसीडर करते हैं। और इसको कलेक्टिवली एक टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं हेटेरोस्पोरस। ये वर्ड याद रखेंगे, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। वेल उसके बाद चलते हैं रियलिटी क्या है। देखिए ये चीज जो फ्लावर है वो एज ए ह्यूमन काफी सालों से एक्सप्रेस करता आया एज ए लव ग्रीफ ये सारी चीजें। बट इस चैप्टर में हम रियलिटी जो पढ़ेंगे, हम जो फ्लावर देखते हैं, हम बायोलॉजिस्ट फ्लावर को एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिडर करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज ए कंसिडर किया जाएगा। तो यू विल नॉट बिलीव इट कि जो फ्लावर होता है वो एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिडर किया जाता है। वेल हम अभी आगे देखेंगे फ्लावर कैसे एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिडर किया जाता है कि इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसको एंड्रोशियम बोला जाता है ना। और फिर उसकी जो यूनिट होती है उसको स्टेमेन बोला जाता है। और स्टेमेन में दो पार्ट होते हैं, आगे आप जाके देखेंगे एंथर और फिलामेंट होता है, और उसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। ठीक इसी तरीके से फीमेल में जो गाइनोशियम पार्ट होता है, फीमेल पार्ट को बोलते हैं, आपने सुना होगा कभी ना कभी गाइनोशियम होता है, वो गायनी जो फीमेल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको गायनी बोला जाता है। तो गाइनोशियम में भी उसकी जो यूनिट है उसको कार्पेल या पिस्टिल कंसिडर करते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग कि कार्पेल और पिस्टिल में फर्क होता है। बहुत सारे टीचर कार्पेल और पिस्टिल को एक ही बात बताते हैं, मगर कार्पेल और पिस्टिल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि कार्पेल और पिस्टिल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे सीखेंगे। वेल जो कार्पेल और पिस्टिल है उसमें तीन पार्ट होते हैं। उसमें एक होता है स्टिग्मा जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, एक होता है स्टाइल और एक होता है ओवरी। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और उसी के अंदर जो होता है आपका एग प्रोड्यूस होता है। खैर उसके आगे हम देखेंगे, उसमें लेटर ऑन डिटेल्स में हम जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि टॉपिक ये है कि फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होगा। मान लीजिए फ्लावर है कि फ्लावर कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनेगा। फ्लावर के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही, मगर हम ये पहले ये जानना चाहते हैं कि फ्लावर बनेगा कैसे। चलिए देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने ये जो आपके सामने ये चीज बनी हुई है इसको डेवलपिंग शूट बोला जाता है, इसको डेवलपिंग शूट कंसिडर किया जाता है। इस डेवलपिंग शूट के ऊपर यहाँ पे जो आपकी ये सेल्स रखी हुई हैं, इन सेल्स को शूट एपिकल मेरिस्टेम बोला जाता है ना। ये होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम। सिमिलरली इनके इसी डेवलपिंग शूट के ऊपर एक लीफ लगी होती है और इस लीफ के अंदर एक हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। इस हार्मोन को एक नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है फ्लोरिजेन। हार्मोन को क्या बोलते हैं? फ्लोरिजेन बोला जाता है। फ्लोरिजेन के बारे में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये कोई सिंगल हार्मोन नहीं है, ये एक सिंगल हार्मोन नहीं। अच्छा, ये एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है, यानी कि इसमें बहुत सारे हार्मोन होते हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां से एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो फ्लोरिजेन है ये यहां से मूव होकर के जाएगा शूट एपिकल मेरिस्टेम के पास। कहां जाएगा? शूट एपिकल मेरिस्टेम के पास जाएगा। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम के पास जाएगा फ्लोरिजेन मूव होकर के, कोई बात नहीं। और ये मूव होकर के जाने के बाद इसमें दो चेंजेस आएंगे। एक इसमें आएगा स्ट्रक्चरल चेंजेस, जहां मैं मार्क कर रहा हूं देखिए आप, और एक इसमें आएगा हार्मोनल चेंजेस जो कि आप देख रहे हैं। एक आएगा स्ट्रक्चरल चेंज, एक आएगा हार्मोनल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज और हार्मोनल चेंज में क्या फर्क है ये आप देखिए। देखिए स्ट्रक्चरल चेंज में ये होगा कि जो शूट होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, स्टेम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरनोड और एक होता है नोड। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए बनाया है इसको समझाने के लिए। यहाँ पे अगर आप इसको एज ए कंसिडर करें तो यहाँ पे एक तो नोड है और ये वाला भी नोड है। इन दोनों के बीच में ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है इंटरनोड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। इंटरनोड किसे बोलेंगे, नोड किसको बोलेंगे। अब वापस आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब ये है कि इंटरनोड सारा का सारा हम कर देंगे रिमूव। जब आप देखिए, जब सारा का सारा इंटरनोड हम रिमूव करेंगे तो नोड के ऊपर नोड कलेक्ट हो जाएगा। नोड के ऊपर नोड जब कलेक्ट हो जाएगा तो मतलब नोड कंडेंस हो जाएगा, और यही इसी को बोला जाता है स्ट्रक्चरल चेंज, और इसी से पूरे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज की बात तो हमने कर ली।
दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो है हार्मोनल चेंज। हार्मोनल चेंज का मतलब इसमें जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ये सारे के सारे जो हार्मोन है ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? फ्लावर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि ये देखिए शूट एपिकल मेरिस्टम जो है, फ्लावर, ये फ्लोरिजन जो हार्मोन था ये मूव होकर के शूट एपिकल मेरिस्टम में गया और इसने दो चेंजेस किए, एक स्ट्रक्चरल चेंज किया, एक हार्मोनल चेंज किया। स्ट्रक्चरल चेंज मैंने आपको बताया, हार्मोनल चेंज आपको मैंने बताया। ये चेंज होने के बाद यहाँ पे जो शूट एपिकल मेरिस्टम था ये किसमें कन्वर्ट हो गया? आप देखिए यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया फ्लोरल मेरिस्टम। फ्लोरल मेरिस्टम में ये कन्वर्ट हो गया। फ्लोरल मेरिस्टम इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए फ्लोरल प्राइमोडियम। फ्लोरल मेरिस्टम को फ्लोरल प्राइमोडियम बोला जाता है। फ्लोरल प्राइमोडियम तो हो गया। अब फ्लोरल प्राइमोडियम के बाद आगे देखते हैं क्या होगा। इसी फ्लोरल प्राइमोडियम से आगे जाकर के फ्लोरल बड का फॉर्मेशन होगा। किस चीज का फॉर्मेशन होगा बेटा? फ्लोरल बड का फॉर्मेशन होगा। आई रिपीट, फ्लोरल बड का फॉर्मेशन। एंड कुछ ही टाइम के बाद यही फ्लोरल बड आगे जा करके फ्लावर का फॉर्मेशन कर जाएगा। और देखिए आप, हमने फ्लावर बना दिया, हमने कंप्लीट फ्लावर बना दिया। अब एक बात देखिए, यहाँ पे जो फ्लावर बना है, आप मुझे एक बात बताइए, फ्लावर तो बना है, यहाँ पे फ्लावर क्लोज हो सकता है, फिर बाद में फ्लावर ओपन होगा। तो क्लोज से ओपन होने की जो प्रोसेस है फ्लावर की, उसको एंथेसिस बोला जाता है। ये आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। वैसे बताने को तो बहुत कुछ है, बता सकता हूँ आपको बहुत सारी बात। एक और पॉइंट है यहाँ पे कि एक वर्ड है जिसको बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। एक वर्ड है जिसको बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरिकल्चर? चलिए देखते हैं फ्लोरिकल्चर क्या है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर इट्स फ्लावर, यानी कि बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट हैं जिनको हम ग्रो करते हैं, जिनकी खेती करते हैं और उनसे जो फ्लावर मिलता है उन फ्लावर को हम क्या करते हैं? बेचते हैं। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? इनकम होगी। तो फ्लोरिकल्चर एक ब्रांच है, यूं आप कह लीजिए एग्रीकल्चर की एक बहुत सब ब्रांच है जिसमें ये काम होता है। तो लिख देंगे कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर इट्स फ्लावर एंड ऑर्नामेंटेशन, यानी कि सजावट के लिए, सजावट के लिए यूज किया जाता है। लखनऊ में एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहां पर भी फ्लोरिकल्चर पे बहुत काम होता है। आप कभी भी आपको टाइम मिले, अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा भी होता है कि कुछ जीन होते हैं, दरअसल स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस के अलावा भी कुछ जीन होते हैं, जैसे एपेक्टाला, APETALALA, AP1 शॉर्ट में बोलते हैं। ये सारे जीन जो होते हैं वो सैम को, शूट एपिकल मेरिस्टम को फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। बहरहाल इन जीन पे तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि आपके रेलेवेंट नहीं, आपके नीट में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। बहरहाल कुछ जीन होते हैं जो सैम को फ्लोरल मेरिस्टम, यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टम को फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। इसमें एक आता है LFV, एक होता है APETALA1, यानी कि इसको शॉर्ट में बोला जाता है AP1। ये भी एक जीन है, दो जीन है जो सैम को फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। वेल ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो हमने अभी यहाँ पर एक चीज ये देखी है कि किस तरीके से फ्लावर का हमने फॉर्मेशन कर लिया है। अब हम आगे बात करेंगे और डिटेल में आपसे बात करेंगे कि व्हाट इज द कंप्लीट फ्लावर। एक कंप्लीट फ्लावर के अंदर क्या क्या होता है। अच्छा एक बात और है, यहाँ पे पीछे जाएंगे और जरा एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना है यहाँ पे कि फ्लावर को आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो फ्लावर है ये फ्लावर यहाँ पे ये जो शूट है, इस शूट से ही अगर आप देखें तो इस शूट से ही फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लावर इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड शूट। इसको मॉडिफाइड शूट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें क्या क्या पार्टिसिपेट किया है? स्टेम भी पार्टिसिपेट किया है, लीव्स भी पार्टिसिपेट किया है। दोनों चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मॉडिफाइड शूट भी कंसिडर कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं कि कंप्लीट फॉर्मेशन का मतलब क्या है। कि कंप्लीट फॉर्मेशन का मतलब जो कंप्लीट फ्लावर है, एक कंप्लीट फ्लावर क्या होता है? एक कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसके अंदर नॉन एसेंशियल पार्ट हो और एक एसेंशियल वो पार्ट हो, या मैं ये बोल सकता हूं कि एसेंशियल वर्ल हो और एक नॉन एसेंशियल वर्ल हो। तो चलो लिखते हैं। तो कंप्लीट फ्लावर,
कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर क्या है? कंप्लीट फ्लावर जो होता है उसके अंदर दो चीजें होती। क्या दो चीजें होती? एक तो होता है, एक तो यहां पे होगा जिसको बोला जाएगा नॉन एसेंशियल वर्ल। नॉन एसेंशियल वर्ल, वर्ल का मतलब होता है गुच्छा, है ना? नॉन एसेंशियल वर्ल। नॉन एसेंशियल वर्ल में एक तो नॉन एसेंशियल वर्ल हो गया और एक होता है एसेंशियल वर्ल। एक होता है एसेंशियल वर्ल, हो गया एसेंशियल वर्ल। तो कंप्लीट फ्लावर वो फ्लावर है जिसके अंदर नॉन एसेंशियल वर्ल भी हो और एसेंशियल वर्ल भी हो। चलिए देखते हैं नॉन एसेंशियल वर्ल क्या है। नॉन एसेंशियल वर्ल में सबसे बाहर का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, आउटर मोस्ट वर्ल, जो सबसे बाहर का जो वर्ल है ना, उसको कंसिडर, उसको बोला जाता है कैलिक्स। तो इसमें जो सबसे बाहर की तरफ होगा आउटर मोस्ट जो वर्ल होगा, है ना, उसको बोला जाएगा कैलिक्स। क्या बोला जाएगा उसको? कैलिक्स बोला जाएगा। और कैलिक्स जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। कैलिक्स जो होगा वो ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। कैलिक्स की जो यूनिट होती है, समझ लीजिए आप अच्छे से, कैलिक्स की जो यूनिट होगी उसको बोला जाएगा सेपल। उसको क्या बोला जाएगा? सेपल बोला जाएगा, सेपल बोला जाएगा। अब इस सेपल का फंक्शन क्या है? इस सेपल का फंक्शन क्या है? इस सेपल का क्या फंक्शन है? ये सेपल जो होता है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट वर्ल है, तो ये अंदर के जितने भी वर्ल होंगे उसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। जितने भी अंदर के वर्ल होंगे ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो चलो ये बात पॉइंट लिख लेते हैं। टू प्रोटेक्ट इनर वर्ल इन बर्ड कंडीशन। बर्ड कंडीशन में जो अंदर का वर्ल होगा उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखिए, एक आएगा जो इनर मोस्ट पार्ट है, इनर मोस्ट जो वर्ल होगा, इनर मोस्ट जो वर्ल होगा, उस इनर मोस्ट वर्ल को बोला जाएगा करोला। इसको बोला जाएगा करोला। करोला जो होता है, थोड़ा सा एक बेसिक पॉइंट बताऊं, करोला जो होता है वो ब्राइट कलर का होता है। नंबर 1, ब्राइट कलर का होगा। ब्राइट कलर होने की वजह से जो पॉलिनेटर्स होंगे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होने के बाद वो नेक्टर को चुराएंगे। नेक्टर को खाने के लिए खाते खाते पॉलन ग्रेन को वो ट्रैप कर लेंगे और वो पॉलन ग्रेन को जाकर के किसी दूसरे फ्लावर या सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर ड्रॉप कर देंगे, लैंड करवा देंगे। चलिए ये लिखते हैं। तो ब्राइट कलर होने का फायदा क्या है? करोला जो होता है उसमें ब्राइट कलर होने का फायदा क्या है? अट्रैक्ट पॉलिनेटर, यानी कि जितना भी पॉलिनेटर होगा वो इसके कारण जो होगा, रीजन यही है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। करोला का भी कुछ यूनिट होगा, इसका भी यूनिट होता है। इसके यूनिट को बोला जाता है पेटल। अब पेटल क्या करेगा? पेटल जो होता है वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है और इसके अंदर का भी जो इनर वर्ल्ड होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये लिख लेते हैं इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन क्या होगा बेटा? इसके फंक्शन में क्या होगा? ये क्या करवाएगा? हेल्प इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी बात, प्रोटेक्ट इनर वर्ल्ड। अब आप तो कह रहे हो ये तो इनर वर्ल्ड है। अब ये इनर वर्ल्ड भी इसे बोल रहा है कि इनर वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब इसके अंदर का जो पार्ट होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमने नॉन एसेंशियल पार्ट अभी आपके सामने देखा। इसमें जो आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, उसको कैलिक्स कंसीडर किया जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और इसकी जो यूनिट होती है उसको सेपल बोला जाता है। फंक्शन आपके सामने मैंने लिख दिया। इनर मोस्ट वर्ल्ड जो होता है उसको करोला कंसीडर किया जाता है, थोड़ा सा ब्राइट कलर का होता है और अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर को। इसकी यूनिट क्या होती है? पेटल होती है। फंक्शन क्या करता है? एक तो पॉलिनेशन में हेल्प करेगा ब्राइट कलर होने की वजह से, दूसरी बात प्रोटेक्ट करेगा इनर वर्ल्ड को। ठीक है, आगे बात करते हैं एसेंशियल वर्ल्ड को। देखें जरा, एसेंशियल वर्ल्ड को अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा और आप देखने की कोशिश करिए। इसमें जो एसेंशियल वर्ल्ड है, एसेंशियल वर्ल्ड में एक पार्ट आता है जिसको बोलते हैं एंड्रोशियन।
ठीक है, एंड्रोशियम आता है। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिडर किया जाता है, और जो इसकी यूनिट है उसकी यूनिट को हम बोलते हैं स्टैमेन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्टैमेन बोला जाता है। ठीक है, तो स्टैमेन जो होता है वो एक यूनिट है एंड्रोशियम की, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की यूनिट है। चलिए आगे, स्टैमेन जो होता है उसमें कुछ 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? एक होता है जिसको बोला जाता है एंथर, एक इसमें होता है कनेक्टिव टिश्यू टाइप का जो उसको कनेक्ट करता है, कनेक्टिव वो लिख देते हैं। वैसे मेजरली 2 ही पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। तो फिलामेंट तो मैं लिख दूंगा, एंथर और फिलामेंट वाली बात हो गई। इन तीनों को मिला के ही बेटा क्या बोला जाता है? ये मिला क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए। स्टामेन एक यूनिट हो गई, और स्टामेन के जो पार्ट हैं वो सारे कंसिडर किए जाते हैं। वेल उसके बाद अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पे अगला होता है गाइनोशियम। गाइनोशियम की जो यूनिट है इसको बोला जाता है कार्पेल। इसको बोला जाता है कार्पेल। कार्पेल में 3 पार्ट होते हैं अगेन। कौन कौन से? एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, और एक होता है ओवरी। ठीक है भाई, हो गया। तो एक हो गया स्टिग्मा, एक हो गया स्टाइल, और एक हो गया ओवरी। ये सारे क्या है? इनको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसीडर किया जाता है। तो गाइनोशियम एक ब्रॉड टर्म है कुल मिला के, और उसकी जो यूनिट है वो कार्पेल है, और उसमें जो पार्ट्स आते हैं कार्पेल में वो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है। देन इसके आगे हम देखेंगे। यहाँ पे अगर आप एक चीज समझ लो तो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ये जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम की यूनिट स्टैमेन है। ये जो स्टैमेन है वो दरअसल लीफ का पार्ट है। समझ लो आप, इसीलिए क्योंकि इसमें बनता है माइक्रोस्पोर। आपको याद होगा, अभी ऊपर बताया आपको। इसीलिए इसको कंसिडर किया जाता है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल ये कंसिडर किया जाता है। कार्पेल जो होता है वो भी लीफ का पार्ट होता है, और इसमें स्पोर कौन सा बनता है? बड़ा वाला मेगा स्पोर बनता है। यानी कि तो इसको लिखा जाएगा मेगा स्पोरोफिल। अगर आप ये यहां पे सीख लो तो और बेस्ट है, मेगा स्पोरोफिल बोल देंगे। तो स्टैमिन जहां पाया जाएगा उसको माइक्रोस्पोरो, मतलब स्टैमिन को माइक्रोस्पोरोफिल भी कंसीडर कर सकते हैं, और कार्पेल को मेगा स्पोरोफिल भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि स्टैमिन जो होता है उसमें माइक्रोस्पोर बनता है, आंसर में माइक्रोस्पोर बनता है, और जो माइक्रोस्पोर होता है वो छोटा स्पोर होता है, और ये लीफ पे होता है, इसलिए इसको माइक्रोस्पोरोफिल बोल दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आपके सामने एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का फोटो बनाना है। क्योंकि बाइसेक्सुअल का फोटो बनाने का, यानी कि डायग्राम बनाने का एक सबसे बड़ा रीजन ये कि आपको ये पता होना चाहिए ये जितने भी पार्ट वो सारे के सारे पार्ट कहां पे। चलिए बनाते हैं। तो अगर आप देखिए तो यहां पे आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये जो बनाया है इसको बोला जाता है स्टिग्मा। और स्टिग्मा जो होता है वो स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। इस तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर बस आती है, और भी कुछ गाड़ियां आती है, उसी तरीके से स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। किसका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है? पॉलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक, उसके बाद ये वाली चीज क्या है? व्हाट इज दिस? स्टाइल। इसको स्टाइल बोला जाता है। ये लंबी सी ट्यूब होती है जो स्टिग्मा से नीचे आती है, और फिर ये जब नीचे आएगी तो ये जा करके ऐसे स्वालन पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको बोला जाता है ओवरी। दिस इज कंसिडर्ड एज ए ओवरी। खैर आप जानते हो इसके अंदर एक खास तरीके का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है ओव्यूल। ओव्यूल ओवरी की वॉल से कनेक्टेड होता है। चलो ये कनेक्टेड, ये कनेक्शन दिखा दिया। इस कनेक्शन को बोला जाता है प्लासेंटा। इसको बोला जाता है प्लासेंटा। ठीक है, ओव्यूल जो है वो ओवरी पे, ओव्यूल जो है वो ओवरी की वॉल से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल आसान हो गई, आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखें।
ये जो स्वालन पार्ट है ओवरी, ये किसी एक पार्ट के ऊपर रखा होता है, इसको बोला जाता है थैलेमस। दिस इज कंसिडर्ड एज ए थैलेमस। ये भी स्वालन पार्ट सपोर्ट के लिए। नीचे और नीचे आ जाए, ये देखिए जहां से आप फ्लावर को पकड़ते हैं इसको बोला जाता है पेडिसल। इसका मतलब हो गया कि जो पेडिसल होगा, पेडिसल के ऊपर थैलेमस होगा और थैलेमस के ऊपर ओवरी होगा। ठीक, क्लियर। यहां से ये जो थैलेमस है, थैलेमस में एक पॉइंट है, ये जो है मॉडिफाइड स्टेम है, यानी कि ये भी मॉडिफाइड स्टेम ही है। ये अगर आप पॉइंट याद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया। अगला यहां पे अगला पॉइंट, यहां पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, आप देखिए, दीज आर द सम स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हियर ओवर हियर। ये क्या है? इनको बोला जाता है सेपल। दीज आर द सेपल। और सेपल किसकी यूनिट है? कैलिक्स की यूनिट है। यहां पे देखिए, ये जो स्टिग्मा है और जो स्टाइल है और ये जो ओवरी है, इनको कलेक्टिवली बोला जाता है कार्पेल या इनको बोला जाता है पिस्टिल। लेटर ऑन देखेंगे कार्पेल और पिस्टिल में डिफरेंस है। अब आते हैं मेल पार्ट पे। यहां पे अगर आप देखिए तो यहां से, इसी के नीचे से, यहां से निकलता है आपका स्टेमन। स्टेमन निकलेगा, ये पूरा का पूरा स्टेमन निकला हुआ, ये देखिए। स्टेमन में कौन कौन से पार्ट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल स्टेमन में एक से होगा एंथर, और ये वाला जो लंबा पार्ट देखे हैं, दिस इज कंसिडर्ड एज ए फिलामेंट। एक तो स्टेमन होगा और एक फिलामेंट होगा, और एंथर और प्लस जो होगा फिलामेंट, उसको बोला जाएगा स्टेमन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे अगर आप देखें तो ये और एक और स्ट्रक्चर आपके सामने मैं बना रहा हूं, ये देखिए ऐसा, ये क्या है? इसको बोला जाता है करोला। दिस इज कंसिडर्ड एज ए करोला। करोला की जो यूनिट होती है इसको पेटल बोली जाता है। ये पेटल हो गया, तो ये आपका जा करके कंप्लीट फ्लावर बन गया। और ऐसा फ्लावर जो होता है, इस फ्लावर को बोला जाता है, ये फ्लावर है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर है। जूम आउट करते हैं, ये देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसी को अलग नाम से भी जानते हैं, हर्माफ्रोडाइट। तो अगर ये नाम आ जाए तो आप ये ना समझिएगा कि बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट दोनों अलग चीज है, एक ही चीज। एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं मोनोसिस, वो भी यही, उसको बोलते हैं HMB। H फॉर हर्माफ्रोडाइट, B फॉर बाइसेक्सुअल, M फॉर मोनोसिस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे एंड्रोशन के बारे में। अब यहां से मैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ूंगा। मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे। पढ़ेंगे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ने के बाद इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिससे माइक्रोस्पोर बनेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? पॉलन ग्रेन बनेगा। पॉलन ग्रेन बनने के बाद हम क्या करेंगे? पॉलन ग्रेन को हम डेhiscence कराएंगे, पॉलन ग्रेन को रिलीज करवाएंगे। फिर पॉलिनेशन से लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टिग्मा पे डिलीवर करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे, वहां मेगा गैमेटोजेनेसिस होती है, वहां मेगा स्पोर बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये सब आता है आपका प्री फर्टिलाइजेशन में, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले वाला जो है सारा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, सब प्री फर्टिलाइजेशन में है। फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जितना भी फ्रूट या सीड बनने की प्रोसेस है वो आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो आपको कैसे पढ़ना है इस चैप्टर को, ये हमने बताया। तो आज इस लेक्चर को यहीं पे बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।